यूपीएससी के पेपर में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? आंसर लिखना? नहीं, सही आंसर लिखना और उस आंसर को सही तरीके से लिखना। हर एस्पिरेंट के पास कंटेंट होता है, लेकिन जो फर्क लाता है वो होता है स्ट्रक्चर, फ्लो और प्रेजेंटेशन, कीपिंग इन माइंड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एक 10 मार्कर करने के लिए आपके पास सिर्फ 7.5 मिनट्स होते हैं। उस क्वेश्चन को समझना, प्लान भी करना और लिख भी देना एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम के प्रेशर के अंदर। हम ये कोर्स इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, उसके पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हर पार्ट के लिए रेलेवेंट सब हेडिंग कैसे सोचते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के रोल क्या होते हैं और उन्हें कैसे इम्पैक्टफुल बनाया जाता है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ या पॉइंट यूज करना है, ये सारा कुछ ताकि आपकी मेहनत के साथ मार्क्स भी आए। आई एम गुरांचल सिंह, ब्रिंगिंग टू यू द यूपीएससी गुरुज मेंस मास्टरी प्रोग्राम, जिसे लिखने का स्किल आपको किसी मॉडल आंसर से नहीं, अपनी सोच से मिले। Because in the end, it's not just about finishing the papers, it's about writing original, impactful responses with real purpose. So let's begin. Welcome everyone to the UPSC Mains Mastery Program. Here we will teach you to master the UPSC Mains answers starting from the questions introduction till the conclusion. So to write a good UPSC answer, you need to first of all understand what are the elements of a good answer. First and foremost, you have to understand that जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. So deciphering the demand of the question is the first and foremost thing you need to understand. Once you've understood what the question is asking you, things that you need to keep in mind are what should be the structure of the answer. That is to organize how everything that you need to write in that answer is going to be structured. What is the tone of the answer? Should it be engaging? Should it be critical? Should it be analytical? Judgment, making informed decisions. आपको अवेयरनेस कितनी है उस टॉपिक के बारे में. क्वेश्चन परसेप्शन, आर यू अवेयर कि हर टाइप के डायरेक्टिव वर्ड्स का मीनिंग क्या है. सेगमेंटेशन, हाउ टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को आपको एड्रेस कैसे करना है. प्लानिंग ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग, डिसाइडिंग व्हाट विल बी द सब हेडिंग्स. अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसकी कंप्लीटनेस इस पे डिपेंड करती है कि आपने सब हेडिंग्स में क्या क्या सिलेक्ट करके लिखा है. व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, शुड इट बी पॉइंट फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट, फ्लो चार्ट फॉर्मेट, डायग्रामेटिक, व्हाट एग्जैक्टली शुड इट बी, व्हाट इज सूटेबल टू दैट आंसर. इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द इंटायर क्वेश्चन स्टेटमेंट, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बॉडी में क्या क्या लिखना है. What exactly should be the conclusion of the answer? Unfortunately, this is highly ignored. बहुत बार students answer अच्छा लिखते हैं, but conclusion में one line लिख के छोड़ देते हैं, and many a times they even skip the conclusion. Paper adaptation, GS 1, 2, 3, 4, optional papers, essay papers, सबका writing style अलग होता है. So how is it that you have to address that particular question? Language, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस कितना है आपका. विजुअल्स, कहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं, किस टाइप के डायग्राम्स बनाने हैं, कितना ज़्यादा डिटेल में डायग्राम्स बनाने हैं. एंड आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस, हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिस ऑल दिस इन द कमिंग डेज. सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर टू अ यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, बहुत बार जो चीज़ें एपरेंट होती हैं सिर्फ वो उस क्वेश्चन में नहीं पूछी जा रही. देयर आर लॉट्स ऑफ अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस. अगर आप इन्हें एड्रेस नहीं करोगे, सो द होलिस्टिक आंसर इज नॉट बीइंग गिवन. सो एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ हाई स्कोर. सो यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 मार्कर एंड 15 मार्कर में फ़र्क क्या होता है. 10 मार्कर्स के लिए आपको 7.5 मिनट्स मिलते हैं एंड 15 मार्कर्स के लिए रफली आपको 9.5 मिनट्स मिलते हैं. अगर सेम क्वेश्चन एक 10 मार्कर में दिया जाए और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक 15 मार्कर में दिया जाए, उस आंसर को लिखने का अप्रोच बहुत हद तक अलग हो जाता है. द लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन, द कंक्लूजन, what all will you include in that answer, what kind of structuring will be there, implicit aspects को कितना ज़्यादा address करना है, ये हमेशा 15 मार्कर में ज़्यादा रहेगा फ्रॉम अ 10 मार्कर. सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक प्रिसाइज आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन की कोर डिमांड को समझना ज़रूरी है. अगर आप टॉपर्स के वीडियोस देखेंगे, lot of times when they talk about the attempts that they had given prior to their final attempt, बहुत बार वो कहते हैं कि यूपीएससी मेंस के टाइम पे उन्होंने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उसके काफ़ी पार्ट्स मिसिंग थे. सो दैट हैपन्स व्हेन यू हैव एन अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. What you need to have is a deeper engagement wherein you understand and analyze implicit, explicit demands, सब कुछ मिला के एक क्वेश्चन में करना क्या है.
When you figure that out, you will be able to write precise answers with accuracy. This is what qualifies as a high quality answer which will earn you better marks. ये समझने के बाद कि एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है, the tool that is in your hand is effective communication. कुछ भी कन्वे करने के लिए this becomes very important. So effective communication से what all do we mean? Your answer should reflect a comprehensive understanding of the question. आपके कंटेंट से, स्ट्रक्चर से, प्रेजेंटेशन से, हर जगह से ये समझ में आना चाहिए that you have a comprehensive understanding of what has to be done. Clarity is important. Now, two types of students are there. One who say that my English is not so refined. And then there are certain students who say that should I be utilizing the refined English that I already know about? Now, will this have an impact कि आपकी English कितनी ज़्यादा refined है? Not really. What will actually have an impact is जो भी आपका knowledge about your language is, आप उसको कितना clearly, concisely, organized format में in the most readable manner अपने एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हैं, that is what will bag you with the actual marks. Having said that, of course, आपके कम्युनिकेशन में जितने आप एरर फ्री कम्युनिकेशन कर सकते हैं, that will be better. The next is respect. Effective communication के लिए ये ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं. Is there a logical flow or not? Is the structure really comprehensive or not? All of those aspects then form the respect. And final and the most important is evaluation ease. आप जब UPSC का एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं, after that an examiner has to examine the notebooks of so many students. जब वो आपकी आंसर स्क्रिप्ट को देखने वाले हैं, at that point of time the easier it is for the person to understand what you're trying to communicate, the more marks you will get. What I mean by this is एक clear introduction and a clear conclusion हर क्वेश्चन के साथ आपको लिखना चाहिए. बॉडी ऑफ द आंसर में हर एस्पेक्ट के लिए एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए. वो टॉपिक और हेडिंग आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए. सब हेडिंग्स कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट विद इन दैट हेडिंग इटसेल्फ. Wherever you want the examiner to focus, उस जगह पे आपको कंटेंट को अंडरलाइन करना चाहिए. The content should be readable, legible, clear, concise. अगर इस तरीके से आप आंसर लिखते हैं, so you are actually increasing the ease of evaluation and hence naturally you will be getting more marks. So the next aspect is approach of the answer writing कैसा होना चाहिए. When you're studying and you're making notes, the approach to making notes is absolutely different from writing a UPSC mains answer. Every time you're going to the next stage in the UPSC, the expectation of that stage from you to resemble an actual officer keeps on increasing. मतलब ये है कि मेंस के टाइम पे आप मोर ऑफिसर लाइक होने चाहिए. उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे यू हैव टू बी एब्सोल्युटली रेडी टू एक्चुअली गो एंड डू द सर्विस. सो व्हेन इट कम्स टू मेंस आंसर राइटिंग, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पर्सन who is a problem solver, who is actually going to be a part of the executive arm of the government. तो क्या आप उस तरीके से सोच सकते हैं? Do you have that kind of performance, endurance and understanding? That has to get reflected in your answer. So now that you know कि exactly UPSC की requirement क्या है, we will now go on to decoding the UPSC mains questions. UPSC के questions की core demand जो होती है, that is a central issue in question. After that, there are two aspects that you need to see, that is the implicit demand and the explicit demand. Explicit demand वो होती है जो question में clearly लिखी जाती है that this is what you're supposed to do. Implicit demand जो होती है वो इसकी implications होती हैं from whatever is actually written. The implicit part increases in case you have to answer a 15 marker and reduces in case you have to answer a 10 marker. Beyond that, there are directive words which you need to understand. A list of the entire directive words that are asked in UPSC is given in our mains mastery toolkit number 1, which is there on our website. You can go and download it. You can analyze all the directive words that are there to understand exactly what you have to do in that question. So now on, whatever examples are there in this entire video are going to be from the 2024 UPSC examination. And from these questions, we will learn different aspects of what we have to do. The first thing that we are looking at is how to decode a question. So 10 mark में ये question पूछा गया था that what is the concept of demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Elaborate. दो चीजें हैं इसमें. There are two clear parts to this question. First is what is the concept of demographic winter? And second thing is the world moving towards this kind of a situation? तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स हो जाते हैं? द फर्स्ट थिंग बिकम्स दैट व्हाट इज द डेमोग्राफिक विंटर. द सेकंड, आर वी मूविंग टुवर्ड्स
डेमोग्राफिक विंटर। इस पार्ट में दो सब पार्ट्स आ जाएंगे. What are the things that indicate that yes, we are moving towards demographic winter, and what are the factors that indicate no, we are not moving towards demographic winter? And in the end, you have to have a conclusion. So demographic winter का मतलब ये होता है that population growth reduce हो रही है. That means the fertility rate has gone below the replacement rate that is of 2.1. तो अगर 2.1 से कम fertility rate हो जाता है, so natural decline in population starts to happen. That is called demographic winter. इस concept को आप सबसे पहले describe करेंगे. Had this been a 15 marker, you could have also written about the historical trends. But क्योंकि ये question 10 mark का है, you will then move on to the next part. Is the world moving towards the situation of demographic winter? So the factors that will say that yes, the world is moving towards this situation, more than half of the world is living in areas where fertility rate is less than the replacement rate. 1950s में global average 5 children per female था and current situation में 2.3 हो गया है. बहुत सारी countries rapid aging देख रही हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, most of ईस्टर्न यूरोप. एंड इन सब चीज़ों के ट्रेंड को इंक्रीज करने के लिए ये भी देखा जाता है that lifestyle changes and increased urbanization is leading to a situation wherein people are not longing for many children. Now let's come to this that कैसे पता चलता है कि we are not moving towards demographic winter. The global average is still 2.3. ये trend stabilize हो सकता है, ये trend reverse हो सकता है. What will happen in future is not really clearly known today. Many areas of the world have high fertility rate, जैसे Sub-Saharan Africa, Middle East, South Asia. Overall global population के लिए demographic winter के trend को माइग्रेशन से काउंटर किया जा सकता है. सो फाइनली, आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोग्राफिक विंटर? नॉट नेसेसरली. राइट नाउ वी आर इन अ फेज wherein we are moving towards demographic divergence and this can have varied future possibilities. So इस content के साथ आपको इस answer को लिखना है. I hope the demand of this question is absolutely clear and I hope you are understanding this part wherein they are telling you to elaborate that is the world moving towards such a situation. तो हमें इसमें दोनों चीज़ों को लेके चलना है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस इज अ completely different question and it is a 15 marker. Obviously the way you address this question will be very different and the approach and the demand of this question is also very varied. The statement says globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their professional freedom and relationship with family? बहुत सारे factors हैं इस question के लिए. You have to understand this question in a very holistic manner. So let me break it down for you. Globalization has increased urban migration. So globalization की वजह से urban migration increase हो गया है. किसके लिए increase हुआ है? Skilled young unmarried women of various classes. तो factor हमने इसमें 3 डाले हैं. That is 1, that is skill. Second, age. And third, marital status. And जब ये कह देते हैं from various classes, that means class को इन्होंने as a factor consider नहीं किया है. If you also notice, the first statement of the question has absolutely no question in it. They are only making a statement. तो first statement आप बहुत बार UPSC में देखेंगे, जो पहला statement है वो context बता रहा है. वो actually किसी question को पूछ नहीं रहा है आपसे. Question second statement से शुरू होता है. How has this trend impacted upon their professional freedom? That is the first, and relationship with family. That is the second. Now you must also see that ये trend किसी भी country के लिए नहीं पूछा गया है. So when you are answering this question, it is not particularly about India. It's a global trend that they are referring to. So to make this question very very clear to you, I would like to say that इस question में आपसे पूछा गया है that in females के personal freedom and relation with family पे क्या असर पड़ रहा है when there is a trend that globalization is leading to increased urban migration by women who are having skills, are young and unmarried, and class as a factor इन्होंने consider नहीं किया है. So to understand the demand of the question, आपको इस answer में इन aspects को cover करना है. So this is the basic framework to decipher a tough question. अगर आप इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर पाते हैं then your answer will be actually
कंप्लीट। अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए बोला है, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, कमेंट, एल्यूसिडेट एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें वीडियो 1 में कवर की गई हैं एंड देयर इज अ पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ, सो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ 10 मार्कर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पॉवर्टी एंड malnutrition creates a vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break this cycle? Again, ये statement just like the previous question, इसमें कोई question पूछा नहीं गया है आपसे. This is a statement that is setting the context. So हमारे question का context है ये, that poverty and malnutrition is creating a vicious cycle जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन जिससे ये साइकिल ब्रेक हो जाए। सो आंसर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पॉवर्टी एंड मैल नरिशमेंट से ऐसी साइकिल क्रिएट कैसे होती है जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना हो पाए। सो हैव अ लुक एट दिस। पॉवर्टी एंड मैल नरिशमेंट से लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से फिर से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। दिस इज द विशियस साइकिल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो पॉवर्टी से मैल नरिशमेंट क्यों होगी? अगर हाउस होल्ड का इनकम कम हो जाता है, फूड अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, इनएडिक्वेट मैटरनल एंड चाइल्ड केयर जब होगा तो नेचुरली आप और फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड मैल नरिशमेंट एक्सेंचुएट होता है। मैल न्यूट्रिशन से लो ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप होगा? स्टंटेड फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ होगी, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस होगा, हाई डिजीज बर्डन हो सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। अब अगर आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट लो है तो उसे पॉवर्टी क्यों होगी? लो स्किल एंड प्रोडक्टिविटी है, लिमिटेड एम्प्लॉयबिलिटी है, इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी है। इन सब चीज़ों की वजह से फर्दर इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड देन मैल नरिशमेंट एंड देन low human capital development. Now that you've understood this particular vicious cycle, you have to give steps जिसकी वजह से ये cycle break हो सकता है। So इस cycle को break करने के लिए आपको इन सारे factors को and of course many other factors को भी address करना पड़ेगा। So here are the points that are the steps to break the cycle. हमारे current initiatives यहाँ पे दिए गए हैं एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट भी यहाँ पे दिया गया है। ऑफकोर्स इट्स अ 10 मार्कर, आप ये सारा कुछ नहीं लिख सकते, बट आपको स्टेप्स टू ब्रेक द साइकिल लिखना ही लिखना है। दिस टेबल हैज़ बिन गिवन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, हाउएवर योर आंसर डज नॉट हैव टू बी लाइक दिस। आपको अगर इस क्वेश्चन को होलिस्टिकली एड्रेस करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉवर्टी, मैल नरिशमेंट एंड लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम किस तरीके से टैकल करें। सो यू कैन ब्रेक द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। पहली चीजें जो पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगी, दूसरी चीजें जो मैल नरिशमेंट को एड्रेस करेंगी, एंड तीसरी चीजें जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगी। सो जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, सो होलिस्टिकली आप किस तरीके से ये साइकिल ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है एंड क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्या है, अब हम देखेंगे कि आंसर को प्लान किस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन में 10% इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होता है एंड 85% बॉडी होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑन एन एवरेज for a 10 marker would be 2 to 3 lines and for a 15 marker would be 4 to 6 lines. This obviously varies. अगर किसी इंट्रोडक्शन में, जैसे अभी हमने डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन देखा था एंड उन्होंने ये सीधे पूछा था दैट व्हाट डज इट मीन। सो डेफिनेशन का पार्ट आपका इंट्रोडक्शन को रिप्लेस कर देता है एंड दैट बिकम्स एन एक्चुअल पार्ट ऑफ द आंसर एंड बिकम्स लॉन्गर। ऑन द अदर हैंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं करना होगा। यू विल हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन एंड देन गो ऑन टू write the body, and in that case 2 to 3 lines for a 10 marker, 3 to 6 lines for a 15 marker is what you have to do, and body in both the cases has to be 85% of the answer. So introduction and conclusion किस तरीके से लिखा जाना है, that we will see in the next section. अभी हम फोकस कर रहे हैं कि आंसर के फ्लो को कैसे डिसाइड करना है। सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन के हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स कैसे होंगे। सो इफ यू सी इन द प्रीवियस सेक्शन व्हाट वी हैड डन इज, हम जब क्वेश्चन को डिसाइफर कर रहे थे हमने उसमें 1 2 3 करके लिख दिया था, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आंसर के पार्ट्स कितने हैं। जब आंसर के पार्ट्स पता चल जाएं, सपोज इफ इट इज अ 2 part आंसर और 3 part आंसर एंड विद इन द 3rd part सपोज देयर आर 2 parts, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ राइटिंग देयर हेडिंग्स। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है उससे पता चलता है कि आप उसके हेडिंग्स कैसे बनाएंगे एंड उस
उससे फर्दर पता चलता है कि क्या किसी सब हेडिंग की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो उन सब हेडिंग्स को हमें किस तरीके से लिखना है. सो द नेक्स्ट थिंग बिकम्स व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द आंसर. आपको आंसर में कंपैरिजन्स करने हैं, या टाइमलाइन बतानी है, या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बताने हैं, या माइंड मैप बनाना है. आपने एग्जैक्टली उसको अप्रोच कैसे करना है. एंड द नेक्स्ट थिंग बिकम्स इनहैंसिंग इट. इनहैंसिंग आप विजुअल से कर सकते हैं, सब्सटैंशिएशन से कर सकते हैं, एग्जाम्पल से कर सकते हैं. दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर आंसर. सो आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए पहली चीज हो जाती है दैट यू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, जो हमने अभी किया था. नेक्स्ट इज डेवलपिंग द सब हेडिंग्स that we are going to see in the coming slides. Arranging the content in a proper flow. तो जब आपको ये पता चल गया कि सपोज इसमें 2 सब हेडिंग्स होने वाली हैं, विद इन दैट आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा कि हम किसी पॉइंट को पहले क्यों लिखें और किसी पॉइंट को लास्ट में क्यों लिखें. उस फ्लो को डिसाइड करना बिकम्स इंपॉर्टेंट. मेंटेनिंग एन इक्वल फोकस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर्स. बहुत बार ऐसा होगा कि आपके जितने भी पार्ट्स बनने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम लेंथ के होंगे, बट ऑन द अदर हैंड देयर विल बी क्वेश्चंस जिसमें आपकी डिफरेंट पार्ट्स की लेंथ बदल जाएगी. We will also see that in the coming questions. And the last is review and refine the structure for clarity and cohesion. Now let's see कि headings को structure कैसे करेंगे. आपने question के parts को identify कर लिया, अब इनकी सब headings को formulate करना है. हमें पहली बात तो generic सब headings को avoid करना है. जो भी चीजें आपके question statement में दी गई हैं उसी से निकल के आएगा आपका heading. So aligning them with the question becomes extremely important. Effective subheadings have to be in approximately a single line, not more than that. No jargons required in the GS paper. हर टाइप का पेपर अलग होता है. We will see a separate series about essay topics, about ethics and about optionals. But over here for GS you have to avoid jargons. Neutral tone होना चाहिए. एक balanced approach की तरह आपको उसको बनाना है. And it must resemble the क्वेश्चन. हेडिंग्स की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए. आपको हेडिंग्स को हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके से हाईलाइट करना है. अगर आप बाकी के आंसर में अंडरलाइनिंग यूज कर रहे हैं देन यू शुड बॉक्स द हेडिंग. आई ऑलवेज रेकमेंड बॉक्सिंग द हेडिंग्स. सम पीपल मे डू अ डबल अंडरलाइन, सम पीपल मे डू इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट द बेस्ट वे टू डू इट इज अगर आप उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट द हेडिंग इज. लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए. थोड़ा सा स्पेस बिफोर द हेडिंग, थोड़ा सा स्पेस आफ्टर द हेडिंग शुड बी लेफ्ट सो दैट इट इज क्लियर दैट दैट इज द हेडिंग. क्लियरली विजुअल डिस्टिंक्शन बनाइए. यू डोंट हैव टू मेक इट ओवरवेलमिंग एंड इट शुड बी वेरी वेरी नीट. ओवरऑल अगर आप किसी भी हेडिंग के लिए एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम तरीका पूरे के पूरे आंसर स्क्रिप्ट में फॉलो करिए फॉर कंसिस्टेंसी. अब इन हेडिंग का पर्पस क्या होता है. एग्जामिनर को पता चल जाता है दैट आपने सारे के सारे पार्ट्स जो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट हैं उनको समझ के अप्रोप्रिएट तरीके से एक फ्लो के साथ राइट स्पेस देके आंसर में लिखा है कि नहीं. इट डेमोन्स्ट्रेट्स क्लियर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग. इट इंश्योर्स दैट सारे पार्ट्स आपने एड्रेस कर दिए हैं. It also increases the ease of evaluation. अब let's see this question as an example. The world is facing an acute shortage for clean and safe fresh water. Contextual statement है. Question यहाँ से शुरू होता है. What are the alternative technologies which can solve this crisis? So this is the first part. Second, briefly discuss any 3 such technologies, citing their key merits and demerits. So now if you see it's a 15 marker, it becomes very important for you to structure this answer in the best possible manner so that entire question is addressed. So अगर हम आंसर की बॉडी के बारे में बात करें, जो क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर है उसकी अक्यूट शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं. दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, राइट. उसके बाद आपने ये लिखना है इन सब में से. सो दे हैव सेड ब्रीफली डिस्कस एनी 3. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको करीब करीब 6 प्लान करनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू पिक अप 3. आफ्टर दैट पिक 1 and then talk about the merits and demerits. Then pick the second and talk about the merits and demerits, and then pick the third and talk about the merits and demerits, and then you conclude the answer. So distinguish between gender equality, gender equity and women empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? So इस question में उन्होंने आपसे पूछा है gender equality, gender equity एंड विमेन एम्पावरमेंट के बारे में. इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस प्रेजेंट करना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड
implementation. This becomes the सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो इंट्रो के बाद आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा तीनों में. आप इसमें या तो टेबल बना सकते हैं या आप इनको टॉपिक वाइज लिख के इनके डिफरेंसेस प्रेजेंट कर सकते हैं. Whenever there is a question of differences, it's always best to use a table. And then you have to go on to explain that अगर हम जेंडर कंसर्न्स को प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. You will have to talk about the impacts and benefits that accrue from this. And then you conclude your answer. Now, many a times when people are fresh into the answer writing process, they have this confusion that should I add framing sentences after the subheading? ये aspect completely depend करता है कि question कैसा है. अगर एक 10 मार्कर है, many a times you will have to omit it. अगर एक 15 मार्कर है तो आपको बहुत बार उसे लिखना पड़ेगा. Having said that, it's not about 10 marker and 15 marker. It is about how much you have to write under a subheading. अगर एक 15 मार्कर 3 सब हेडिंग्स को एड्रेस करने वाला है, आपके पास ये फ्रेमिंग सेंटेंस लिखने की जगह नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास एक 15 मार्कर में सिर्फ 2 हेडिंग्स हैं, मे बी यू कैन गो ऑन टू राइट इट. एंड अगर आपके पास एक 10 मार्कर में सिर्फ एक हेडिंग है, यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड राइट दैट स्टेटमेंट देयर आल्सो. सो डिपेंड करता है कि किसी भी सब हेडिंग के अंदर आपको लिखना क्या है. एंड देन यू डिसाइड दैट विल यू राइट अ framing sentence or not. Now that you've done all of this, you get to decide that answer format क्या होना चाहिए. The basic options become paragraph format, bullet format, table format, diagram format, इसके अलावा flowchart format and so many more. So paragraph format कब यूज करते हैं? जब आपको definition and introduction लिखना हो, concept को discuss करना हो, ethical analysis करना हो, इन सब चीज़ों के साथ आपको उसमें इंश्योर क्या करना है? पैराग्राफ की लेंथ कंसाइज एंड रीडेबल होनी चाहिए. कंटिन्यूटी, स्मूथनेस एंड फ्लो होना चाहिए. लॉन्ग टेक्स्ट बॉक्स को अवॉइड करना चाहिए. सो नेक्स्ट इज पॉइंट फॉर्मेट. जब आपको कॉजेज, इफेक्ट्स वगैरह को लिस्ट करना हो, मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में बताना हो, किसी भी चीज़ को एन्यूमरेट करना हो, तब आप पॉइंट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. यू हैव टू कीप द बुलेट्स कंसाइज. यू शुड हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड सीक्वेंसिंग एंड ग्रुपिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए. कंपैरेटिव टेबल्स कब यूज करते हैं? कभी डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला हो, क्लियर डिस्टिंक्शंस बनानी हो, स्पेस को सेव करना हो, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन करना हो. ऑल ऑफ दोज केसेस यू कैन यूज कंपैरेटिव टेबल्स. कंपैरेटिव टेबल्स का ओवर यूज अवॉइड करिए. टेबल में सिमेट्री मेंटेन करना कैन बी अ चैलेंज एंड मिस इंटरप्रिटेशन के पोटेंशियल की वजह से whenever you use it with clarity. So what about flowcharts? फ्रेमवर्क को हाईलाइट करना हो, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना हो, प्रोसेसेस के बारे में बात करनी हो, सिंपल एलिमेंट्स हों जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सके. जो भी एलिमेंट आप डिसाइड करें, टेक्स्ट उसी के साथ होना चाहिए एंड इंश्योर दैट इट इज फंक्शनल. सो लेट्स सी दीज PYQs. इसमें देखते हैं कि किसमें कौन सा फॉर्मेट सूटेबल है. कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर. पैराग्राफ फॉर्मेट कैन बी सूटेबल. इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? Yes or no? Under these, your bullet points can be used. What is regional disparity? Paragraph. How is it different from diversity? Comparative table आप use कर सकते हैं disparity and diversity के बीच में. How serious is the issue of regional disparity? You can use bullet points, even a flowchart. What is the phenomena of cloudburst? पूरे के पूरे क्वेश्चन 10 मार्कर में आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है. So you can of course use a diagram, you can use flowchart, you can also use bullet points to then write this answer. So जब आंसर आपको लिखना हो तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? Initial 25 to 45 seconds depending on the question you will start planning in your mind. जब आप क्वेश्चन को देखें एंड ब्रेक डाउन करें, उस टाइम पे इंट्रो आपके माइंड में क्लियरली आ जाना चाहिए. इसी टाइम पे 1 2 3 लिख के, जैसे मैंने बताया, आप बॉडी के सेक्शंस डिसाइड कर सकते हैं, सब हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं. वंस यू आर डन विद दैट, देन कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? वंस यू नो ऑल ऑफ दीज, यू स्टार्ट राइटिंग. इससे ज्यादा प्लानिंग के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा. Why I said 25 to 45 seconds is that as you do this process repeatedly, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, right then and there you will know exactly 1 2 3 this is what I have to do, these are the subheadings, इसके पार्ट में मुझे ये भी लिखना है, this will be the holistic introduction and this will be the holistic conclusion, and then you immediately start writing. ये पूरे प्रोसेस को करने के बाद आपका आंसर ज़्यादा रीडेबल होगा, कंप्लीट होगा and you will score more. So a good start is half the answer. Introduction is that important. Creating impactful introductions. Introduction is your first impression. It captures the attention of the examiner, making the answer compelling
It demonstrates that you have a clear grasp of the question. It establishes a confident and balanced approach to the answer. So impactful introduction बनाने के लिए contextualize the question. आपको उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड, उसका बेसिस समझ में आना चाहिए. कैप्चर द फुल स्कोप ऑफ द क्वेश्चन. जब स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड अपना इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, या सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देते हैं, या मेनी अ टाइम्स एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के बारे में लिख देते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट चाहे क्वेश्चन में एक पार्ट हो या 3 पार्ट हो, आपको उस आंसर के पूरे स्कोप के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन लिखना है. लीड लॉजिकली. Introduction should not be insufficient in any manner and should lead to a smooth transition to the body. Maintain brevity and keep the introduction concise. 10 marker के लिए 2 to 3 lines, 15 marker के लिए 3 to 6 lines. Strategy for effective introduction. बहुत सारे टाइप्स होते हैं. डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल हुक हो सकता है, हिस्टोरिकल लेंस हो सकता है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग स्टाइल हो सकता है, या एक थीमेटिक स्टेटमेंट हो सकता है. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में आपको किस टाइप का इंट्रोडक्शन यूज करना है. विल डेटा बी मोर सूटेबल, विल करंट अफेयर्स बी मोर सूटेबल, थियोरी मोर सूटेबल, पॉलिसी लिंकेज दिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दिखाना है, या फिलोसॉफिकल एंड एनालिटिकल एंगल दिखाना है. ऑल ऑफ दिस वी विल लर्न इन द way the introductions are written. So इस क्वेश्चन को देखिए. It's a 10 marker. Industrial pollution of river water is significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard. So इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कॉन्टेक्स्ट है. इस स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है. डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड. सो लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया. तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से रिवर वाटर में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा प्रॉब्लम है. आपको डिस्कस करना है कि मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं and government के क्या initiatives हैं. So this becomes the first, this becomes the second, and what you need to know is what is the difference between mitigation and adaptation. एक concept adaptation का होता है, आप environment में पढ़ेंगे. जब कोई event हो चुका है तो उसके consequences से हम adapt कैसे करें, that is the adaptation method. And mitigation is किसी event के होने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं या उसके root cause को कैसे address कर सकते हैं, that is mitigation. But इन दोनों चीज़ों में किसी भी चीज़ का जो disaster है या environmental impact है वो कम कैसे होगा, that is what is important. So बिकॉज आपको मिटिगेशन ही पूछा गया है, आप अडेप्टेशन मेजर्स नहीं लिखेंगे. दूसरी चीज, आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अलग से पूछे गए हैं तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे. सो दैट लीव्स ओनली द मिटिगेशन मेजर्स एंड देन सेपरेट टॉपिक ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. सो अगर इस आंसर को आपको होलिस्टिकली समझना हो, आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिवर वाटर का जो है वो एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू है, इसको डिस्कस किया जाए जिसमें आप मिटिगेशन मेजर्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके रिगार्डिंग दें. अ स्मॉल paragraph on what its impact will be and way forward, and conclusion can be written. So what you don't have to do is to address only a particular part of it, जैसे सिर्फ industrial pollution या सिर्फ mitigation measures या सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. आपको इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके एक होलिस्टिक इंट्रोडक्शन देना है, वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज इन इंडिया ड्रिवन बाय अनचेक्ड एमिशन, टॉक्सिक डिस्चार्जेस and hazardous waste. Key industrial belt face severe air, water and soil contamination, often breaching safety norms. This has led to serious health impacts, ecological damage and economic losses. Its growing intensity calls for urgent focus in India's environmental priorities. अब इसके बाद आप एक टॉपिक लिख सकते हैं, mitigation measures to address industrial pollution and its impact in India. उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू टैकल दिस इशू. उसके बाद आप इसका इम्पैक्ट एंड देन कंक्लूजन लिख सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन को हाईली स्कोरिंग कैसे बनाएं? क्वेश्चन को रीफ्रेज नहीं करना चाहिए. इफ यू आर सेइंग द सेम थिंग and reiterating it without adding any value, it will not lead to any impact. Length हमेशा thoughtfully plan करनी चाहिए. Data and quotes को आप use कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, सब्सटैंशिएशंस दे सकते हैं. एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स इज द मैजिक की.
in terms of what kind of introductions can be given. But actual impact will happen अगर आप उन सारे types को combine करके ये सोच पाएं कि सारे part of the question को address किया गया है कि नहीं introduction में. In that case, your intro becomes holistic. Building the body of the answer with depth, balance and value. Body of the answer is where you demonstrate real substance. आपने UPSC की preparation में जो कुछ भी पढ़ा है वो आप यूटिलाइज कैसे कर पाते हैं इन द बॉडी ऑफ द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ रिफाइंड दिस प्रोसेस हैज बिकम फॉर यू एंड हेंस विल लीड टू यू स्कोरिंग हाई. बॉडी के सेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के टाइम आपको ये देखना है कि यू हैव टू एड्रेस ऑल द थीम्स. सब हेडिंग्स प्रिसाइज होनी चाहिए, कोर पॉइंट्स आपके होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चन. आप 2 to 6 कोर पॉइंट्स लिख सकते हैं. क्रिस्प होने चाहिए पॉइंट्स. सब्सटैंशिएशन होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर राइटिंग अ पॉइंट इट विल होल्ड वेट इफ यू सब्सटैंशिएट. लॉजिकल कनेक्शन के साथ एक फ्लो के साथ ये सारे आंसर, सारे हेडिंग्स प्रेजेंट करने हैं. सो नाउ अ लॉट ऑफ डिस्कशन हैपेंस ऑन हाउ टू इंटीग्रेट डेटा, रिपोर्ट्स एंड विजुअल्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज टॉपर्स ये करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसे ओवर यूज़ भी कर देते हैं. सो यू हैव टू यूज़ इट, but you have to use it with restraint where it is actually applicable. Now, so this is like a test you should keep in mind. How specific you are with all of these data, reports and visuals is what will make it appropriate. If they value and support your argument, then it is fine. Broad, unsubstantiated claims showing only memorization and filling it up with this data is not appropriate. So जितना ज़्यादा specific आप उस question के लिए हो पाएं उतना better होगा to use all of these tools. Examples and case studies को कैसे use कर सकते हैं? Relevant example use करिए जिसमें आप sources को actually कोट कर पाएं, जैसे नीति आयोग, ARC reports and so many other things. Next and the most important thing becomes that breadth and depth of the answer को balance करना एक बहुत important चीज़ है. Breadth of the answer मतलब coverage कितना है, कितने wide range of topics आप उसमें accommodate कर रहे हैं, कितने concise तरीके से. Depth of thought होता है कि explanation कितनी detailed है and analysis कितना strong है. इन दोनों के बीच में अगर आपका एक बैलेंस निकल के आता है, दैट इज व्हाट द आंसर requires. Another very important thing is that you have to be analytical, not just descriptive. Descriptive का मतलब you are just explaining what is happening. उसके causes, consequences, reform orientation, solution orientation, counterpoints, ये सब कुछ अगर आप समझ पाएं, that is what is an analytical approach. तो ये सब कुछ जानने के बाद हम किसी आर्ग्यूमेंट को persuasive कैसे बनाएं? आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल्स एंड एनी फॉर्म ऑफ सब्सटैंशिएशन एक्चुअली क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है, किसी मेन पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा है. आप करंट इवेंट्स आंसर के रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स को कंपेलिंग होना चाहिए. ऑल ऑफ दिस विथ क्लियर, कंसाइज and appropriate language makes it effective communication. In this context, let's see the question. In a crucial domain like the public healthcare system, in Indian state should play a vital role to contain the adverse impacts of marketization of the system. Context statement है, अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है. क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर. सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू विच द स्टेट कैन एनहांस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट द grassroots. 15 मार्क का क्वेश्चन है, सो यू विल हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज एपरेंट. आप इस आंसर की बॉडी में ये लिख सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, नेशनल हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन. अनएड्रेस्ड इश्यूज अभी क्या हैं? अर्बन रूरल हेल्थ केयर डिवाइड, out of pocket expenditures, fragmented delivery and governance. And then you come to what is the main demand of the question, that is measures to strengthen public healthcare at grassroots. इसमें आपको मैंने 8 points दिए हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है. रूरल मेडिकल पोस्टिंग्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं. कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कफोर्स को हम एक्सपैंड कर सकते हैं. मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेलीमेडिसिन वैन्स हम इंक्रीज कर सकते हैं. पब्लिक हेल्थ केयर कार्डर डेवलपमेंट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन विद लोकल गवर्नेंस कर सकते हैं. डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ विद ईच ऑफ देम यू कैन सी एग्जैक्टली हाउ वी आर सेइंग कि इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें. इसके बाद फ्यू पॉइंट्स ऑन लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, दैट इज रिड्यूस्ड डिजीज बर्डन, लोअर OOPE एंड मेडिकल बैंक्रप्सी, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन. इसके बाद आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं. इफ दिस वॉज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ 10 marks, you could have focused more on only these 8 points and you could have added more points also and then written an introduction and conclusion and
basically ended your answer. Now we are coming to conclusions that leave a lasting impression. Unfortunately, majority of the students जब तक अपना आंसर कंप्लीट कर रहे होते हैं या स्पेस खत्म हो जाता है, या इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं होती, या एनर्जी उतनी नहीं होती, या टाइम उतना नहीं होता. Having said that, conclusion most compromised part of the answer होता है. However, you must realize that the way you're ending an answer, if is strong, that is the last sentence that the person is reading before allocating marks to you. अगर आप इसे strengthen कर लेते हैं, probability of you getting that extra 1 mark, 1.5 mark, or even 0.5 mark gets enhanced, and that is what in each question, if gets added, will lead to a dramatic change in the amount of score you have in your papers. So effective conclusion के लिए conclusion बहुत सारे types का हो सकता है. It can be vision based, constitution or value based, रिफॉर्म ओरिएंटेड, कोटिंग कमिटीज, एथिकल रिफ्लेक्शन हो सकता है उसमें, या इन सब का कॉम्बिनेशन एंड मोर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कंक्लूजन शुड बी ब्रीफ, कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें पूरे के पूरे आंसर के साथ. जस्ट लाइक आई सेड, एन इंट्रोडक्शन इज नॉट द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, इट्स द इंट्रोडक्शन टू द इंटायर आंसर. द सेम वे द कंक्लूजन इज गिविंग क्लोजर टू द इंटायर क्वेश्चन, नॉट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड इट शुड बी इमोशनली न्यूट्रल. कंक्लूजन पढ़ने के बाद अगर एक सेंस ऑफ क्लोजर आता है, आर्ग्यूमेंट रीइंफोर्स होते हैं एंड एक मैच्योर थॉट निकल के आता है, मोस्ट लाइकली द conclusion will give an effective ending to your answer. Things you should keep in mind: avoid repetition. Answer में जो लिखा है उसे reiterate करना is a waste of space. Synthesize ideas. Bring together all the argument in a cohesive summary. Maintain neutrality. Plan the conclusion space. जैसे मैंने आपको कहा, exactly in that space only you have to write. Of course, ये जो हमारे pre-decided formats and spaces होते हैं वो question के साथ बदल जाते हैं, but still majority of the question, I would say around 80% would follow the same kind of structures and spaces. Clear ending, concise ending, which will lead to a lasting impression, should hence be given. So let's see this question. 15 marker है. Critically analyze. This is the directive word here. Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginality. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो ये कह रहे हैं कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज में क्या कोई कोरिलेशन है. तो इस पूरा क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आप ये बताएंगे कि किस तरीके से कोरिलेशन है, किस तरीके से कोरिलेशन नहीं है. बट व्हेनेवर दे आर ट्राइंग टू टेल यू टू क्रिटिकली एनालाइज समथिंग और इवैल्यूएट समथिंग, देन दे आर वांटिंग यू टू गिव अ कंक्लूजन कि आपके हिसाब से फाइनली उसमें से निकल के क्या आ रहा है. सो इस क्रिटिकल एनालिसिस के बाद a conclusion like this can be written: India's cultural diversity does intersect with socio-economic marginalization, especially amongst historically excluded groups. However, marginality stems from structural inequalities and governance gaps than from cultural identity alone. The key lies in making diversity a foundation for inclusive and dignified development. This makes it a very, very balanced, holistic conclusion to your answer. Now, unfortunately, a problem that happens, जो हम बहुत बार अपने स्टूडेंट से सुनते हैं, वो ये होता है that I knew the answer but I couldn't complete. Finishing the paper is non-negotiable. You have to go in and complete your paper. Time allocation के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. 10 मार्कर के लिए 7.5 मिनट्स, 15 मार्कर के लिए 9.5 मिनट्स एंड बफर टाइम 5 to 7 मिनट्स का. आपके एग्जामिनर आपके पास आएंगे, सिग्नेचर कराएंगे. यू मे हैव टू you may face any situation over there due to which 5 to 7 minutes are then reserved as buffer time. So time management overall कैसे करना है? चूज योर मार्कर्स. आपको पता चल गया है कि 10 मार्कर के लिए कितना टाइम देना है, 15 मार्कर के लिए कितना टाइम देना है. स्टिक टू इट एज मच एज. टाइम कैप लगा लीजिए, आप उससे ज़्यादा टाइम किसी आंसर को मत दीजिए. Prioritize clarity. Focus on clear communication rather than aesthetics. Use micro techniques like underlining, bullet points, etc., which will actually save a lot of time. Keep the time buffer, as I mentioned earlier. So ये सब करने के बाद भी राइटिंग स्पीड काफ़ी बार बहुत कम होती है. स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस करें. ब्रेक डाउन द PYQs मल्टीपल टाइम्स. जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वी विल ऑल्सो गिव यू एन एंटायर सेट ऑफ वीडियोज़ जिसमें 2024 के हर क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसमें एग्जैक्ट कंटेंट क्या डालना है, इंट्रो में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है, कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से उन पार्ट्स को लिखना है, एंड PDFs ऑन
the entire model answers will be given to you. आपको उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस खुद से करना है, जो मैंने आपको आज सिखाया है. यू कैन यूज वट एवर फ्रेमवर्क्स वी लर्न टुडे सो दैट इट कैन सेव योर टाइम. सो आंसर राइटिंग में ग्रो करने के लिए आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप जो भी आंसर लिखें उसके ऊपर फीडबैक ले सकते हैं. देन यू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली. आपको बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे. यू मे बी ज्वाइनिंग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, यू मे बी शोइंग योर आंसर्स टू मल्टीपल पीपल. Whenever you get back that answer with the evaluation and detailed suggestions, see what suits you and see what you should incorporate and you shouldn't. And accordingly you proceed and see what is the next feedback. But in every answer that you write, implement some changes so that आपका आंसर राइटिंग हर आंसर के साथ इम्प्रूव होता जाए. नाउ इट मे हैपन सो कि ये सब कुछ करने के बाद भी आप जब एग्जाम दे रहे हैं देन यू आर फॉलोइंग बिहाइंड. आपको पता है कि आपको कितना टाइम एक आंसर को देना है, बट यू नो दैट now I'm losing time, I'm 10-15 minutes behind what I decided. This may get very overwhelming. एग्जाम के टाइम पे अगर ये आपको वो overwhelm कर दे, then most of the time you will lose the race. So इससे recover कैसे करना है is what we'll see. अगर आप अपने टाइम शेड्यूल से पीछे हो गए, use short, sharp and relevant points. आंसर लिखना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक आंसर में आप सब कुछ लिख पाएं जैसे आप प्लान कर रहे हैं और 3 आंसर छोड़ दें, रादर देन दैट आप चारों आंसर लिखें, मे बी नॉट टू द कंप्लीट लेंथ दैट यू वांट, बट in a manner that it is holistic, you will obviously get more marks. Use subheadings very clearly. Attempt all questions. This is non-negotiable. You will then get more confident and you will be able to catch up. Write regularly. Get evaluation done. Identify mistakes. Adapt the tone. Then again, write रेगुलरली. ये प्रोसेस करते हुए आपको ओवर टाइम अपने आप में चेंजेस नजर आएंगे. आपके पर्सनल बायसेस धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए. यू शुड नॉट बी रैंटिंग इन दी आंसर्स. बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, एथिकल फ्रेमिंग होनी चाहिए, काम लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए. योर आंसर शुड बी objective. You should also move towards precision in communication, exact demand address करके, simple phrasing करके, over elaboration avoid करके, 2 to 3 lines के points use करके effective communication करिए. So let's see what are the qualities of a good answer. A good answer for civil services would adopt civil tone, complete the papers on time, write balanced perspectives, avoid repetitions, avoid writing what you know rather than what the question is asking, and planning the answer very quickly. So answer writing के टाइम पे आपको बहुत सारे मॉडल आंसर मिलेंगे. How do you use it and still develop your own skill? Misuse of model answer होता है अगर आप लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे डिस्करेज फील कर रहे हैं या मेमोराइजेशन कर रहे हैं. A good use would be कंपेयर द फ्रेमिंग स्टाइल्स. हम किसी आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद ये देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने उसे किस तरीके से लिखा है. हम न्यू एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, न्यू कंटेंट देख सकते हैं, एंड इफेक्टिव वे में उसे कैसे लेना है ये भी लर्न कर सकते हैं. सो मेंस व्हाट वी प्रोवाइड इन द मेंस मास्टरी प्रोग्राम इज daily writing systems, UPSC level questions, model answers, comprehensive coverage, expert mentorship, feedback loop, personal guidance, and structured strategy. So mentorship actually can go beyond the surface level. अगर आप mentorship utilize करते हैं, बहुत सारे blind spots ऐसे होते हैं जो आप self evaluation में may be हर time identify ना कर पाएं, but here the attempt will always be so that you are also able to identify the blind spots. आपको हमेशा हम comfort zone से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे so that you try different things and you are able to use different formats, different types to further increase your marks. आप कोई भी प्रोग्राम आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन करें या ना करें, the real value of answer writing is in reflection. After writing any answer, ask yourself, did I understand the question fully? Did I structure the answer clearly? Were my examples recent and relevant? Did I conclude meaningfully? You can keep a dedicated reflection journal, or you can also write in your margins. After every practice session, write down what you did well, what you missed, what you will improve in the next answer. इन सारी चीज़ों के साथ जो आपको feedback मिल रहा है, you can further strengthen it with that as well. Over time, this will become your personal guidebook and will actually make it visible that how are you improving on a daily basis. UPSC Gurus provides you the opportunity to write one answer every day. It's called the one question a day challenge. You can take up that challenge, send us your answer scripts, and we will evaluate it within 24 hours and send you a detailed feedback absolutely free. You can also go onto our website and check out the programs that we have, wherein we have the options of joining us for 1 day, 1 week,
1 month, and more. Consistent, complete answers will help you cross the finish line. So all the very best, and there are many more videos coming up for your answer writing and also for the entire 2024 UPSC questions, so that you can refer to them and utilize all the knowledge given in this particular video and see how it is implemented in every single question in UPSC. If you have any queries, any questions, please write them in the comments so that we can further help you in your preparation. All the very best.